तो हम लोग आज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में बताए थे कि जो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस है वो दो तरीके से होता है। एक था सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा था पैरेलल ग्रुपिंग। एक्चुअली एक और है मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए हम लोग कोई अलग से फार्मूला नहीं निकालते हैं, हम लोग सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग के ही फार्मूला को यूज करके मिक्स्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम वन बाय वन करते हैं इसको। तो सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग इसका हिंदी होता है श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन किसको कहेंगे? एक्चुअली अगर हम कोई परिभाषा पूछता तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधों से होकर समान धारा प्रवाहित होती है, तो ऐसे समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। तुमको बताए थे भी कि श्रेणी क्रम समूहन में अगर कोई पूछता है कि कौन सी राशि अचर रहती है या कौन सी राशि नियत रहती है, तो हम लोग कहेंगे धारा, जो सभी प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि एक्चुअली जो प्रूफ है हमारा सीरीज का और पैरेलल का, इसमें जो प्रतिरोध का समूहन है, बेसिकली हम लोग जितना भी प्रतिरोध का समूहन किए, जितना प्रतिरोध को लगाए हैं, उसके समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब ये हुआ कि अगर 10 रेसिस्टेंस लगा हुआ था, तो अगर हम कोई एक रेसिस्टेंस कितना वैल्यू का लगाएं, कितना ओम का लगाएं कि वो 10 रेसिस्टेंस के बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे कि जो एक रेसिस्टेंस है वो 10 रेसिस्टेंस के क्या है, समतुल्य है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्किट के पार्ट को लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है, ये तीसरा रेसिस्टेंस है। तो मान लो कि इस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है और इसका प्रतिरोध R3 है। और ये किसी सर्किट का पार्ट, एक्चुअली ये ऐसे नहीं रहा होगा, ये एक बंद परिपथ होगा जहाँ कोई सेल या बैटरी से इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। तो हम लोग पूरा परिपथ को नहीं लिए, बस उसके एक पार्ट को लिए। अब इसमें जब I धारा प्रवाहित होगा तो R1 से भी वही धारा प्रवाहित होगा, R2 से भी वही धारा प्रवाहित होगा, R3 से भी वही धारा प्रवाहित होगा और फाइनली I करंट ऐसे करके इससे पास हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहे थे कि प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है। इसमें क्या हो रहा है कि R1 से भी I धारा प्रवाहित हो रही है, R2 से भी I धारा प्रवाहित हो रही है, R3 से भी I धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब हुआ कि R1, R2, R3 जो है, ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। अब इसका नाम दे देते हैं, जैसे मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। R1 जो प्रतिरोध है वो A और B के बीच में है, R2 जो है वो B और C के बीच में है, R3 जो है वो C और D के बीच में है। अब अगर हम यहाँ के विभव को लिखते तो क्या लिखते, VA सफिक्स में, फिर यहाँ पे क्या लिखते, VB, यहाँ पे क्या लिखते, VC और यहाँ पे क्या लिखते, VD।
अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो धारा प्रवाहित होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। मतलब धारा जब इधर से प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ का विभव VA VB से ज़्यादा होगा, VB का विभव VC से ज़्यादा होगा, VC का विभव VD से ज़्यादा होगा, क्योंकि धारा उच्च विभव से निम्न विभव में प्रवाहित होती है। अब जब हमको इसके समतुल्य कोई परिपथ को बनाना है, इसके समतुल्य प्रतिरोध को निकालना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और D के बीच में ये जो 3 प्रतिरोध लगा हुआ है R1, R2, R3, हम क्या करें कि इस तीनों को हटा दें। यानी कि यहाँ पर A था और वो टर्मिनल जो है वो D है, तो A और D के बीच में इस तीनों को हटा के अगर एक प्रतिरोध लगा दें और यह प्रतिरोध अगर उस सब के बराबर काम करे तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो अकेला प्रतिरोध है ये तीनों के समतुल्य है। तो एक्चुअली हमको इस प्रूफ में इसी के मान को निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। यानी कि जो तीनों के बदले में अगर यहाँ 4 होता, 5 होता, तो सब को हटा के अगर 1 लगाते तो उसका क्या वैल्यू होगा कि वो सबके समतुल्य हो जाएगा। तो एक्चुअली चूंकि हम श्रेणी क्रम के लिए कर रहे हैं तो इसके समतुल्य को RS से लिख देते हैं सुविधा के लिए, ताकि S फॉर सीरीज। तो हम लोग मान लिए कि जो RS है वो तीनों के क्या है, समतुल्य है। मतलब तीनों को हटा के अगर 1 को लगाएंगे तब उसका वैल्यू कितना होगा, RS होगा। तो इस प्रूफ में हम लोग को एक्चुअली RS के वैल्यू को निकालना है। अच्छा, इससे I धारा प्रवाहित हो रही है तो ही I धारा इससे प्रवाहित होगी। अच्छा, यहाँ का विभव कितना होगा, VA, यहाँ का विभव कितना होगा, VD। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से R1, R2, R3 और RS के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो R1 के लिए हम लोग ओम के नियम में पढ़े थे विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध। तो विभवांतर जब R1 के लिए देख रहे हैं तो R1 का विभवांतर क्या होगा, इस बिंदु का विभव VA और इस बिंदु का विभव VB। तो विभवांतर का मतलब विभव में अंतर, विभव में अंतर क्या होगा, VA माइनस VB। तो R1 के लिए हो जाएगा VA माइनस VB और विभवांतर बराबर क्या कहे, धारा गुना प्रतिरोध। तो धारा कितना है I और प्रतिरोध कितना है R1। तो हम लोग कह सकते हैं I और इंटू R1। ठीक है। इसी प्रकार R2 के लिए R2 के लिए तो R2 का विभवांतर कितना होगा, VB माइनस VC, VB माइनस VC और फिर धारा गुना प्रतिरोध। तो धारा तो सब में समान था तो I और गुना कितना R2। तो यहाँ पे हो जाएगा VB माइनस VC बराबर I और इंटू कितना R2। ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं R3 के लिए हाँ, तो इसी प्रकार R3 के लिए क्या हो जाएगा, VC माइनस VD बराबर धारा तो I और प्रतिरोध कितना हो जाएगा R3। तो ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और ये हो गया थर्ड। ठीक है। अब उसमें देखो R1, R2, R3 के लिए हो गया। अब इसमें RS के लिए लिखते हैं। तो RS के लिए क्या हो जाएगा, VA माइनस VD, क्योंकि RS का जो एक इंड का विभव है वो VA है और दूसरा इंड का VD है। तो विभवांतर कितना होगा, VA माइनस VD, फिर बराबर धारा गुना प्रतिरोध तो I गुना RS।
आई इंटू आर एस। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 4 है। एक सेकेंड, हाँ, तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1, 2 और 3 को जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर देखो, तो जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट के साथ जोड़ दो, राइट वाले को राइट के साथ जोड़ देना। तो लेफ्ट वाले को जोड़ो, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD बराबर, देख लो, इसमें VA माइनस VB हो गया, इसमें VB माइनस VC हो गया, इसमें VC माइनस VD हो गया, बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो देखो ये माइनस VB और प्लस VB कट जाएगा, फिर माइनस VC और प्लस VC कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा VA माइनस VD बराबर, इसमें IR1, I देखो सब में है तो I को चाहो तो कॉमन ले लो, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 5, देख लो। तो एक चीज़ तुम गौर करो, इक्वेशन 4 को, ये इक्वेशन 4 है, VA माइनस VD बराबर I इंटू RS है, और इक्वेशन 5 में VA माइनस VD बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3 है। तो एक चीज़ गौर करो कि इक्वेशन 4 और 5 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इस तरफ बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा, IRS बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको हम मिटाते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं समीकरण 4 और 5 से तो I इंटू RS बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कट गया और RS बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो समतुल्य प्रतिरोध का मान है वो तीनों के सम के बराबर है, तीनों के योग के बराबर है। RS बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, यही 3 लगा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो RS का मान होगा, तो ये जो RS का वैल्यू होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि RS क्या है, सभी प्रतिरोधों के का समतुल्य प्रतिरोध है। जो RS है वो सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर N प्रतिरोध, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 3 ही रहेगा, हो सकता है 2 भी रहे, 4 भी रहे, 10 भी रहे, तो इसलिए हम लोग N के लिए लिख रहे हैं कि अगर N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तो RS बराबर हो जाएगा
R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Rn तक। चूँकि अगर 4 रहता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता, अगर 5 रहता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 रहता, लेकिन जब n तक है तो सबको जोड़ देंगे, यानी Rs बराबर यही हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 शो ऑन कहाँ तक, Rn तक। जहाँ Rs क्या है, तो सभी प्रतिरोधों के या सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध है। का समतुल्य प्रतिरोध है। S का मतलब यहाँ पर क्या था, श्रेणी क्रम में, है ना। तो जब भी श्रेणी क्रम में होगा था, तो देखो ये प्रूफ तो बिल्कुल आसान है, लेकिन क्वेश्चन में तुमको ये सीखना पड़ेगा, ये दिया हुआ तो रहता नहीं कि श्रेणी क्रम में, तो तुम लोग को क्या करना है कि करंट को फ्लो करा करके ये चीज़ का पता करना पड़ता है कि कौन सा श्रेणी क्रम में और कौन समानांतर क्रम में। अगर जिस प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होगी वो सब प्रतिरोध आपस में किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि केस लेते हैं जो तुमको न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। देखो जनरली जहाँ पे हमको लगाना पड़ता है क्वेश्चन में, तो 2 के लिए है, 2 प्रतिरोध रहेगा R1 R2। मान लो एक कहेगा 2 ओम का है, दूसरा 3 ओम का है, जैसे ऐसे लगा हुआ था, अभी 2 ही लगा हुआ रहेगा, एक 2 ओम का दूसरा 3 ओम का। कहेगा समतुल्य कितना होगा, तो 2 + 3 5, क्योंकि R अभी हम लोग देखे श्रेणी क्रम में कि सिर्फ समतुल्य निकालने में क्या होता है कि सभी प्रतिरोध जुड़ जाता है। तो केस फर्स्ट लेते हैं कि अगर 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, हाँ, तो Rs बराबर हो जाएगा R1 और प्लस कितना, R2। क्योंकि जब 2 ही रहेगा तो केवल R1 प्लस R2 हो जाएगा। केस 2, अगर n प्रतिरोधों में सभी प्रतिरोध का मान प्रतिरोधों का मान समान हो, ऐसा हो कि n प्रतिरोध जो लगा हुआ था यहाँ पर R1 R2 R3 R4 इससे लेके Rn तक, वो सब का मान बराबर रहता, तब क्या होता, तो लोग कह सकते हैं कि बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर सोन कहाँ तक, Rn तक। और मान लो कि ये कितना के बराबर है, R के बराबर है। मानो केस हम लोग क्या लिए कि सभी प्रतिरोध का मान बराबर हो, यानी R1 R2 R3 R4 जितना था सब बराबर है। 10 ओम का ही ढेर सारा प्रतिरोध लगा हुआ है या 5 ओम का ही ढेर सारा प्रतिरोध लगा हुआ है। तो जब सब का मान बराबर है, वो कितना के बराबर है, तो मान लीजिए वो R के बराबर है, इसलिए इसके बगल में लिखे माना। तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, Rs बराबर, देखो चूंकि R1 R2 R3 सब बराबर है और सब R के बराबर है, तो R1 की जगह पर भी R, R2 के जगह पर भी R, R3 के जगह पर भी R, और प्लस प्लस डॉट 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 कहाँ तक, कितना बार, n बार होगा, क्योंकि n प्रतिरोध था तो R प्लस R कितना बार होगा, n बार होगा। और
आर एस बराबर हो जाएगा कितना, अब आर को जब एन बार जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा एन इंटू आर। तो ये तुमको काम देगा खास करके ऑब्जेक्टिव में या जब न्यूमेरिकल को बना रहे होगे। अगर एक ही जैसा मान लो 5 ओम का कहेगा कि 10 प्रतिरोध है जो 55 ओम का है, सब श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो समतुल्य क्या होगा, सीधा हम लोग 5 गुना 10 कर देंगे 50 ओम। ऐसे फॉर्मूला से भी हम लोग निकालते तो यही बात आता है। ठीक है, तो अच्छा ये इस रिजल्ट को, ये जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे R1 बराबर आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, जो लोग मैथ पढ़ा होगा, देखो जो मैथ में अलजेब्रा पढ़े हो, जो समेसन पढ़े हो, वो एक चीज़ और इसको नोट कर सकते हो, नहीं तो फिर यही याद रखना, इसको हम लोग कह सकते हैं कि आर एस बराबर, चूँकि ये आर सब जुट रहा है कहाँ तक, एन तक, तो जोड़ने के लिए हम लोग मैथ में समेसन का यूज करते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, समेसन। और यहाँ पे कह सकते हैं आर आई बराबर 1 से लेके एन तक। जो मैथ पढ़ा होगा वो इस चीज़ को समझ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा दिक्कत होगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको याद रखोगे। एक्चुअली आई बराबर 1 का मतलब हुआ कि आई बराबर एक बार 1 रखेंगे, समेसन का मतलब प्लस, तो फिर प्लस देंगे, फिर आई बराबर क्या रखेंगे 2, तो R2 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे, फिर आई बराबर 3 रखेंगे, फिर प्लस देंगे, इस तरह से कहाँ तक रखेंगे, n तक। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्चुअली यही चीज़ है कि R1 जब आई बराबर 1 रखे तो R1, फिर समेसन का मतलब प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Rn तक। तो ये एक्चुअली मैथमेटिकल तरीका हुआ लिखने का। आई बराबर 1 से n का मतलब था कि 1 से शुरू करना और कहाँ तक करना है, n तक करना है। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम था, तो ये पूरा हो गया। ध्यान सिर्फ यही दोगे श्रेणी क्रम में कि जितना भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा होता है उससे धारा का जो मान है वो समान होता है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो सीरीज ग्रुपिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट था यह है पैरेलल ग्रुपिंग। हाँ, और ये हो जाएगा समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन। अब देखो एक्चुअली देखो बहुत बार क्या होगा फिगर में कि फिगर को जब तुम ऐसे देखोगे नॉर्मली तो तुमको ये लगेगा कि ये अरे ये श्रेणी क्रम में है, या बहुत बार ऐसा लगेगा कि ये समानांतर क्रम में। लेकिन जब एक्चुअल जब उससे तुम करंट को फ्लो करवाओगे, करंट को फ्लो करवा के देखोगे, चेक करोगे, तब तुमको पता चलेगा कि जो तुमको श्रेणी क्रम लग रहा था वो समानांतर क्रम में, और जो समानांतर क्रम में लग रहा था वो श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग इसमें जल्दबाजी ना करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि कौन सा जो ग्रुपिंग है ये जोड़ा गया है, जिसको प्रतिरोध को वो किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है या समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। कैसे जो चेक करेंगे तो करंट को फ्लो करवाएंगे, धारा को प्रवाहित कराएंगे। अगर एक ही धारा सब जगह से प्रवाहित हो रहा है श्रेणी क्रम, अगर अलग अलग धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा बंट रहा है, मतलब समानांतर क्रम में होगा। या समानांतर क्रम का अगर हमको परिभाषा पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है, समांतर क्रम समूहन कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा को तुम लोग लिख लोगे। अब हम लोग इसके प्रूफ में आते हैं।
तो जैसे 3 प्रतिरोध लेते हैं, एक मान लो यह है, ये मान लो कि एक सर्किट का पार्ट है जिसमें इस प्रतिरोध का मान R1 है, इस प्रतिरोध का मान R2 है और इस प्रतिरोध का मान R3 है। ये जो टर्मिनल है इसका नाम A दे दिए और ये जो टर्मिनल है इसका नाम B दे दिए। ठीक है, यानी कि A और B के बीच में 3 प्रतिरोध है, एक R1, एक R2, एक R3। तीनों का, R1 का एक सिरा, R2 का एक सिरा और R3 का एक सिरा एक बिंदु पर है। R1, R2, R3 का दूसरा सिरा एक बिंदु पर है, B पर है। एक्चुअली ये परिपथ और नीचे भी रहा होगा जहाँ से सेल या बैटरी से करंट जा रहा होगा, तो हम लोग बस उसके एक पार्ट को लिए हैं, चूँकि हमको अभी बस इसका फॉर्मूला को निकालना है कि अगर प्रतिरोध समानांतर क्रम समूहन में होगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि करंट को फ्लो करवा रहे हैं I। जब धारा I यहाँ तक आएगा तो यहाँ से 3 ब्रांच हो गया, 3 वायर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इसमें कुछ और करंट जाएगा, इसमें कुछ और करंट जाएगा, इसमें कुछ और करंट जाएगा। तो मान लो कि इसमें करंट कितना आया I1, इसमें करंट कितना आया I2, इसमें करंट कितना आया I3। ठीक है, अब ये I1 इसके थ्रू यहाँ तक आ जाएगा, I1 इससे कितना गया I2, इससे कितना गया I3, और फिर ये B पे चूँकि ये तीनों वायर मिल रहा है तो I1, I2, I3 मिल के यहाँ पर अब कितना जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कितना हो जाएगा। चूँकि यही I से ना ये I1, I2, I3 निकला, यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कितना हो जाएगा I हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि I धारा जब प्रवाहित हो रहा था तो इस वायर में I1 गया, इस वायर में I2 गया, इस वायर में I3 गया। इसका मतलब I धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है, और यही तीनों मिलके फिर इस पॉइंट से इस तार से पास करेगा, तो जितना तीनों बटा था वो तीनों अब एक हो जाएगा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कितना हो जाएगा I। अब जो तुमको प्रोसेस बताए थे, प्रोसेस क्या था कि जिसके बीच में हमको समतुल्य निकालना, जैसे A और B के बीच में जब समतुल्य निकालना है तो इस तीनों को हटा देंगे, और इस तीनों को हटा के इस तीनों के बदले में A और B के बीच में एक प्रतिरोध को लगाएंगे। तो हम लोग को ये निकालना है कि वो प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए कि वो ये सबके क्या हो जाए, समतुल्य हो जाए। मतलब कि जब उसको समानांतर क्रम में लगाया जाए तो वो एक अकेला प्रतिरोध इस तीनों के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो A और B के बीच में एक प्रतिरोध को लगा रहे हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, और चूंकि ये जो हम एक लगाए हैं ये तीनों के समतुल्य है तो इसको R माने, और चूंकि ये समानांतर क्रम में समतुल्य है तो इसको RP लिख दिए। इसके पीछे वाले में हम लोग जब समतुल्य निकाले थे तो वहाँ पर S लिखे थे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, P लिख दिए, तो ये RP हो गया। ठीक है, और इससे I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बिंदु का विभव कितना होगा, तो इसको हम लोग VA लिख सकते हैं। इस बिंदु का विभव कितना होगा तो इसको हम लोग VB लिख सकते हैं। सिमिलरली देखो, इस बिंदु का विभव कितना होगा VA,
यहाँ का विभव कितना होगा, VB। अब थोड़ा सा गौर करो, R1 का विभवांतर कितना होगा, तो R1 का एक सिरा यहाँ पर, दूसरा सिरा यहाँ पर, तो इसका एक VA और ये VB, तो R1 के लिए विभवांतर कितना, VA माइनस VB। ठीक है। R2 के लिए अगर चेक करें तो R2 का भी फिर एक सिरा देखो यहीं पर है, तो इसका भी विभव कितना है, VA है। इसका दूसरा सिरा यहाँ पर, इसका विभव VB है, तो R2 का भी विभवांतर क्या होगा, VA माइनस VB होगा। इसी प्रकार R3 का, इसका भी एक सिरा यहाँ पर है तो VA, दूसरा सिरा यहाँ पर है VB, तो R3 का भी विभवांतर कितना होगा, तो VA माइनस VB। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि R1, R2, R3 तीनों के जो सिरों के बीच का विभवांतर है वह समान है। तो यही परिभाषा भी कह रहा था कि प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है, समानांतर क्रम समूहन में कहलाता है। इसका मतलब R1, R2, R3 ये जो तीनों है, ये तीनों किस में है, समानांतर क्रम में। ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग पीछे वाले में सारे प्रतिरोध के लिए अलग से लिखे थे, यहाँ भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। तो R1 के लिए हाँ, तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, विभवांतर कितना, VA माइनस VB बराबर, और विभवांतर बराबर तुमको बताए थे कि धारा गुना प्रतिरोध होता है। तो जब R1 के लिए लिख रहे हैं तो R1 से धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I1, और प्रतिरोध कितना है, R1। हमेशा विभवांतर जब भी निकालेंगे तो धारा गुना प्रतिरोध, तो धारा I1 और प्रतिरोध कितना, R1। तो यहाँ पे VA माइनस VB बराबर हो जाएगा I और इंटू R1। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि I1, चूँकि R1 से जो धारा प्रवाहित हो रहा था वो I1 था, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि I1 बराबर VA माइनस VB, और R1 गुना में था तो ये क्या हो जाएगा, भाग। ठीक है। R2 के लिए तो R2 के लिए जब विभवांतर को हम लोग लिखेंगे तो ये भी लिखाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर धारा कितना, I2, और प्रतिरोध कितना, R2। तो यहाँ से I2 बराबर हो जाएगा VA माइनस VB और अपॉन कितना, R2। ठीक है। तो R3 के लिए R3 के लिए फिर कितना हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर I3 इंटू R3, I3 इंटू R3। तो यहाँ से I3 बराबर कितना हो जाएगा, VA माइनस VB और अपॉन कितना, R3। तो ये I1, I2, I3 निकल गया। और इसी प्रकार हम लोग फिर किसके लिए लिखेंगे, RP के लिए। हाँ, तो इसमें विभवांतर कितना हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर I और इंटू RP। ठीक है। तो यहाँ से I बराबर कितना हो जाएगा, VA माइनस VB और अपॉन कितना, RP। ठीक है, ये I हो गया। अब देखो हमारे पास क्या क्या निकल गया, I1, I2, I3, और यहाँ पे निकल गया I बराबर VA माइनस VB बाई RP। तो एक ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये है, और तीसरा ये हो गया। ठीक, चौथा ये हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि हम बिंदु A पर
ए पर कह सकते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यही I धारा तीनों में बट के गया था, तो हम लोग कह सकते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। देख लो इतना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि I जहाँ पर है उसके जगह पर VA माइनस VB बटा RP, I1 I2 I3 तीनों का मान जो हम लोग पहले निकाले हुए हैं इसी मान को वहाँ पे रख देंगे। तो इसको तुम लोग वीडियो को पॉज करके लिख लोगे, और अब इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि I1 I2 तथा I3 का मान रखने पर तो I के जगह पे कितना हो जाएगा, पीछे वाला वीडियो मतलब पीछे वाला पार्ट से VA माइनस VB और बटा कितना RP बराबर R1 के जगह पे I1 के जगह पे कितना हो जाएगा, VA माइनस VB बटा R1 प्लस I2 के जगह पे हो जाएगा VA माइनस VB बटा R2 और प्लस VA माइनस VB और बटा कितना हो जाएगा R3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VA माइनस VB और बटा RP बराबर, ऊपर से देखो तो पूरा में VA माइनस VB कॉमन हो जाएगा, तो चूंकि इसमें भी है इसमें भी इसमें पूरा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना बच गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये VA माइनस VB से ये कट गया और यहाँ पर हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो फार्मूला ये हो गया। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे अगर हम और लिखना चाहें तो यहाँ पे जैसे ये हुआ कि बस 3 लिए, R1 R2 R3 3 प्रतिरोध लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा 3 ही रहेगा, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो हम लोग फिर जैसे पीछे वाला हम किए थे कि n के लिए लिए थे, तो उसी तरह से हम लोग लिखते हैं कि अगर n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, समांतर क्रम में जुड़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, चूँकि n बार था तो 1/Rn। देखो यही फार्मूला हो गया। तो श्रेणी क्रम में क्या है कि हम लोग सिंपली जोड़ देते हैं, जैसे R1 R2 R3 था तो सिंपली जोड़ दिए। समानांतर क्रम में क्या हुआ कि 1 बटा हुआ। देखो इसमें लोग जब क्वेश्चन पूछता है तो बहुत लोग से ये मिस्टेक हो जाता है कि ये सब कुछ कर लेगा, ये वैल्यू 1/RP के बराबर है, तो लास्ट में लोग उसी को आंसर छोड़ देता है। तो ये ध्यान देना है कि तुमको जब समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है तो RP का मान पूछ रहा है,
तुम जो इसको कैलकुलेट करके निकालोगे वो 1/rp का मान रहेगा। तो लोग यहाँ उल्टा करना भूल जाता है, यानी कि rp का मान तुमको निकालना है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ rp क्या है, जहाँ rp सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध है। किसमें? तो समानांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ P लगाए हैं। एक्चुअली P और S इसलिए देते हैं ताकि S का मतलब सीरीज और P का मतलब पैरेलल, तो ये कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से इसमें केस लेते हैं कि ताकि क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट जब अप्लाई करें तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दें। जैसे इसमें भी अब दो केस लेंगे, अगर दो ही प्रतिरोध है तो हम 1/R1 1/R2 करें, फिर उसको उल्टा करें। उससे अच्छा है कि एक डायरेक्ट उसके लिए एक फार्मूला निकाल देते हैं कि जहाँ भी दो ही प्रतिरोध होगा वहाँ सिंपली हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादा जगह जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहता है तो वहाँ दो ही प्रतिरोध का रहेगा कॉम्बिनेशन, ज़्यादा रहेगा तो फिर हम लोग इससे करेंगे, लेकिन अगर दो का रहेगा तो तुमको उसमें टाइम बचेगा। तो इसके लिए हम लोग केस ले लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि केस 1 अगर दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़ा हो, समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/rp बराबर, जब केवल दो है तो यहाँ पर केवल 1/r1 और प्लस कितना हो जाएगा 1/r2। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 1/rp बराबर, दोनों का एलसीएम कितना R1 और इंटू R2, तो R1 यहाँ आ गया तो यहाँ हो जाएगा R2 और प्लस कितना R1। हमको मान किसका निकालना है RP का, तो RP बराबर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 1/rp है तो उल्टा कर दो, RP बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो अगर दो प्रतिरोध हो तो तुम डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज करो। इससे क्या होगा कि एक जो ये गलती था कि 1/rp छूट जाएगा, वो छूटने का चांस नहीं है, प्लस तुमको ये कैलकुलेशन इतना नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो कहता है कि 2 ओम है और 3 ओम है का दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में है, समतुल्य कितना होगा, तो बस 2 × 3 बटा 2 + 3, तो 2 × 3 6, 2 + 3 5, 6/5 आंसर हो गया। तो इसका यूज तुमको लगेगा कि इसका यूज काफ़ी हो रहा है जब तुम कुछ क्वेश्चन इस पर करवाएंगे, है ना। अभी तो हम जो थ्योरी पार्ट है उसको कर रहे हैं। तो केस 2 कि अगर फिर वही कि सभी प्रतिरोधों का मान समान हो, तो फिर इसका मतलब यही हो गया कि जो R1 था वो किसके बराबर होगा, R2 के, किसके बराबर होगा, R3 के बराबर डॉट 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 बराबर किसके होगा, Rn के, और मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, R के बराबर। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला था उस पर आ जाओ, यानी 1/rp बराबर
1/r1, तो r1 की जगह पर भी कितना r, प्लस 1/r2 के जगह पे भी r, प्लस 1/r3 के जगह पे भी r, प्लस डॉट 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 कितना बार, n बार, चूँकि n तक था। अच्छा, तो 1/rp बराबर, अब देखो 1/r को n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n/r। तुमको वैल्यू किसका चाहिए, rp का, तो rp बराबर हो जाएगा r/n, चूँकि उल्टा हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी तुमको काफ़ी काम देगा। जैसे ऐसा है कि 6 ओम का 3 प्रतिरोध है जो समानांतर क्रम में लगा है। अब तुमको पूछेगा समतुल्य कितना होगा, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये है कि तुम 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करके सोल्व करके निकालो, और नहीं तो सीधा यहाँ निकाल दो। rp बराबर r/n, तो r का वैल्यू 6, और कितना लगा हुआ था, 3 प्रतिरोध, तो 6/3 2 ओम, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इससे इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में ज़्यादा होगा। जब तुम क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो वहाँ पे तुमको इससे काफ़ी सुविधा होगा बनाने में, थोड़ा टाइम बचेगा। ये जो समूहन था इसमें यही 2 चीज़ है मेन। इसमें क्वेश्चन का वैरायटी है, क्वेश्चन का वेरिएशन अलग अलग तरीके से है, बहुत सारा क्वेश्चन का टाइप है। और जब क्वेश्चन को तुम बार बार करोगे तो तुमको आइडिया हो जाएगा कि कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समानांतर क्रम। पहले क्या है कि तुमको करंट को फ्लो करा के चेक करना पड़ेगा इनिशियली जब तुम सीख रहे होगे, लेकिन जब तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा तब क्या है कि तुम देखते के साथ समझ जाओगे कि कौन सा श्रेणी क्रम में होगा और कौन सा समानांतर क्रम में होगा। और कुछ क्वेश्चन का टाइप है, उतना टाइप का जब क्वेश्चन बना लोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद खुल जाएगा, और अगर क्वेश्चन में कुछ चेंज भी करता है, वेरिएशन भी करता है, तब तुम बना लोगे। तो इस पे भी हम क्वेश्चन को कराएंगे, है ना, इसका भी तुम लोग नोट्स में कर लोगे। अब मोस्टली जो इस चैप्टर का जो बेसिक चीज़ था वो समाप्त होने पर है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है इसमें, जो प्रैक्टिकल है, जो तुम कॉलेज में प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जो हालांकि प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, तो तुम लोग इसलिए उसको देखते भी नहीं उस इंस्ट्रूमेंट को। अगर प्रैक्टिकल देखा हुआ होता तो तुम्हारे लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाता। लेकिन खैर जो है, जो व्यवस्था उसी में हम लोग को चलना है। तो कुछ प्रैक्टिकल हम लोग को पढ़ना भी है इसमें, जो तुम जब फाइनल प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करोगे तो उसमें भी इसको लिखोगे प्रैक्टिकल के बुक से। तो वो 5 नंबर के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो धीरे धीरे हम लोग अब उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना पहले तुम लोग कवर कर लोगे, ठीक है।